नमस्कार दोस्तों। आज S3 फाउंडेशन ग्रीन आर्मी की तरफ से जो नेचर वॉक की सीरीज स्टार्ट की गई है उसका दूसरा एपिसोड है। और आज का जो हमारा एपिसोड है, ये हम लोगों ने जो इसमें एरिया कवर किया है, ये कवर किया है अपना राजभवन से लेके शेरूट कॉलेज तक। इसके बीच में हम लोग सेंट मेरीज कॉलेज, ऑल सेंट्स कॉलेज और फिर उसके बाद शेरूट कॉलेज लास्ट में जाएंगे। और यहाँ पे आज का जो हमारे कवर टॉपिक में सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो ये रहेगा, एक तो उत्तराखंड और नैनीताल की एंशिएंट हिस्ट्री में बात करी जाएगी। उसके साथ साथ हम नैनीताल का अर्बनाइजेशन और उसकी बसावट कैसे हुई यहाँ पे, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ आज यहाँ पे डॉक्टर रितेश शाह, जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और पूरा वीडियो साथ दीजिए हमारे साथ, और आगे भी आपके साथ इसी तरीके से बढ़िया अच्छे अच्छे रोचक रोचक टॉपिक्स लेके आप लोगों के साथ कनेक्ट होते रहेंगे। मेरा नाम रितेश शाह है। मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूं और साथ ही मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूं यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर कुमाऊं विश्वविद्यालय में, और डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी। और इतिहास मेरा विषय है। मैंने इतिहास में प्रोफेसर अजय रावत सर के निर्देशन में अपना पीएचडी पूरा किया है, और मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन कुमाऊं। और अभी मेरे अंदर 4 रिसर्च स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें से एक को डिग्री अवार्ड हो चुकी है। और इतिहास का पर्यावरण मेरा मनचाहा क्षेत्र है, जिसमें मैं काफ़ी समय से काम करता हूँ। और जब मेरी जय और अजय आप दोनों से जब मुलाकात हुई, उससे पहले मुझे आप लोगों का बैकग्राउंड प्रोफेसर रावत के माध्यम से प्राप्त हो चुका था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं अभी। लेकिन आप लोग और आपकी जो S3 फाउंडेशन है, वो वाकई इन्वायरमेंट के लिए और जो अवेयरनेस है उसके लिए इतना अच्छा काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे आप लोग बधाई के पात्र हैं, और आपने आज मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं S3 फाउंडेशन और आपकी सारी टीम का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किया, हम उत्तराखंड के इतिहास से प्रारंभ करेंगे, और उसके बाद फिर हम थोड़ा नैनीताल के बारे में बात करेंगे कि नैनीताल की ग्रोथ किस तरह से हुई थी, और क्या सोच थी इसके पीछे, और आज नैनीताल क्या हो गया। फिर मैं गिवाली खेत में आपका स्वागत है। तो ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, इसको गिवाली खेत के नाम से जाना जाता था। और नैनीताल के जो बाकी पहाड़, जैसे चीना को छीना कहा जाता था, और जिसको आज आप शेर का डाढ़ा कहते हैं, उसको बुरास धार कहा जाता था। उसके बगल में बधान क्षेत्र होता था, और बधानगढ़ी आप देखते हैं गढ़वाल कुमाऊं में बहुत जगह है। साथ में देवपाटा अपनी जगह था, जो देवपाटा आज है। और जो तलीताल का क्षेत्र है, उसको बारानाली क्षेत्र कहा जाता था। तो हमारे अंदर एक भ्रांति है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ही कि नैनीताल की खोज हुई, और नैनीताल का जन्मदिन हम लोग 18 नवंबर को मनाते हैं। तो ऐसा नहीं था कि नैनीताल नहीं था, नैनीताल पहले भी था। और जैसा कि ब्रिटिशर्स की जो उनकी कार्यप्रणाली रही है, उनको ये लगता था कि हमें दुनिया को सिविलाइज़ करने का ये हमारा कंट्रैक्ट है। और उनको लगता था कि उससे पहले चीज़ें नहीं, तो उन्होंने कई चीज़ें, वो कहते हैं कि वी डिस्कवर्ड। तो ऐसा नहीं था कि नैनीताल हैज़ टू बी डिस्कवर्ड। तो नैनीताल वाज ऑलरेडी देयर। ठीक है, तो नैनीताल पहले से था, और यहाँ के लोग इसको जानते थे। और जो आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग थे, यहाँ पर चूँकि मंदिर था नैना देवी का, तो स्थानीय लोग यहाँ पर आते थे। और ये माना जाता है कि जो तलीताल यानी कि जो बारानाली का क्षेत्र है, वहीं पर ही वो अपने फुटवियर्स उतार लेते थे। और फुटवियर्स उतारने के बाद फिर वो लोग यहाँ पर मंदिर में आके दर्शन करने के बाद चले जाते थे। और ये भी माना जाता है कि रात को यहाँ पर किसी को रहने की अनुमति नहीं थी। तो जब मैं गिवाली खेत की बात कर रहा हूँ, तो आज जो हमारा ट्रैक है, वो इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ से शेवुट रखेंगे। ये पूरा क्षेत्र गिवाली खेत है, और राजभवन से लेके शेवुट तक। जब यहाँ के बारे में माना जाता है कि जो पहली कोठी है, जो कर्नल अर्नाउट ने बनाई थी, वो शेवुट ही थी यहाँ पर। सबसे पहले सबसे बड़ा जो बंगला बना, लेकिन वो बन गया था, स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन जो तैयार होने वाले में था, वो अर्नाउट का शेवुट था। तो इस जो राजभवन अभी आप देख रहे हैं, ये 1897 में इट वॉज स्टार्टेड। इसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है, मतलब ये राजभवन यहाँ तक पहुँचा, तो इसके पीछे भी इसकी भी एक बड़ी लंबी यात्रा रही है। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आ गए थे, हालांकि जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसको फिर मैं दोबारा कनेक्ट करूँगा, लेकिन चूँकि अभी हम राजभवन के सामने हैं, तो इसलिए मैं राजभवन के बारे में पहले बता देना चाहूँगा।
तो जब 1816 में सगौली की संधि होती है, आजकल आपने बहुत सुना होगा सगौली की संधि में, जब नेपाल के साथ हमारे रिश्ते भी बीच में थोड़ा खराब चल रहे थे, तो आपने देखा होगा सगौली की संधि का बहुत बार जिक्र आ रहा था काला पानी के संदर्भ में। ठीक है? तो जब नेपलीज़ ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था 1790 में, तो 1790 से लेकर 1815 तक हम जो थे नेपलीज़ के अंदर थे, ये नेपाली क्षेत्र गोरखास के अंदर हम लोग आ गए थे। तो गोरखास से वापस जब ब्रिटिश एरिया में, क्योंकि पूरा जो नॉर्दर्न प्रोविंस था जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो प्रेजेंट आता है, तो उसके साथ उनके डिस्प्यूट स्टार्ट हुए। उसके बाद फिर एक सगौली की इनके बैटल हुए अलग अलग प्लेसेस पे। यहाँ भी हवाल बाग में, चूँकि इन्होंने नेपलीज यहाँ से घुसे थे, लेकिन अल्मोड़ा में आके फिर ब्रिटिशर्स ने इनको हराया, फिर देहरादून में इनको हराया। उसके बाद यूपी के गोरखपुर के पास सिगौली में एक संधि होती है, और संधि के बाद ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में आ जाता है। तो उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स यहाँ पर आने शुरू होते हैं, और 1816 से लेकर के 35 तक 1835 तक JW ट्रेल को यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर बनाया जाता है। तो वो अपने उसके क्रम में अपने काम के लिए 16, फिर 19, 22 और 29 में उन्होंने 4 बार सेटलमेंट भी किए। और जो 1822 में जो रेवेन्यू सेटलमेंट होता है उसको 80 साला बंदोबस्त कहते हैं, क्योंकि जो विक्रम संवत है वो उस वक्त उसमें 80 ईयर चल रहा था, तो इसलिए उसको 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो इस क्रम में ब्रिटिशर्स का यहाँ आना शुरू हो गया। फिर 1841 में आप सबको पता है कि पीटर बैरन यहाँ पहुँचने वाले पहले अंग्रेज होते हैं। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पर सेटलमेंट शुरू हो जाता है, और यहाँ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को रहने के लिए जगह चाहिए होती है। तो सबसे पहले स्टोनले में एक राजभवन बनाया गया, और उसके बाद स्टोनले में, उसके बाद जब वो लगा कि ये जगह अप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर जो नैनीताल के जो निर्माता हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, जिनको हम मोतीराम शाह जी के नाम से जानते हैं, मोतीराम शाह जी यूज टू बी वी कैन से दैट कि ही वॉज आर्किटेक्ट ऑफ नैनीताल। मतलब वो अंग्रेजों को उन्होंने एक बार ज़रूरत पड़ी तो 1857 में 30,000 रुपया भी उधार दिया। अंग्रेजों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, है ना। वो ट्रेजरार भी थे, पैसा भी वो देते थे। तो जब वो जगह कम पड़ने लगी तो मोतीराम शाह जी का मकान था माल्डन कॉटेज में, स्नो व्यू के नीचे। आपने देखा माल्डन है ना वहाँ, माल्डन कॉटेज। ठीक, उसके बाद वो माल्डन चले गए। जो दूसरा बंगला बना वो माल्डन था। उसके बाद कुछ समय के बाद ये लगा कि माल्डन जो है वो नॉर्दर्न जो यहाँ के जो डिप्टी गवर्नर हैं उनके लिए छोटा हो गया। उनकी उनका जो ऑरा है, या जो उनका पद है, जो उनका पद है, जो उनकी गरिमा उसके अनुरूप वो नहीं है। तो उसके बाद फिर सोचा गया कहीं और बनाए, तो फिर शेर का डाड़ा में ऊपर आपने देखा होगा एक जली सी बिल्डिंग है, हाँ, ठीक है। तो वहाँ पर एक लकड़ी का एक हल लाइट स्ट्रक्चर बनाया गया। उसमें भी कई गवर्नर्स उसमें रहे। 1880 तक वो रेडी था, लेकिन क्या हुआ कि इस बीच 1880 में लैंडस्लाइड आ गया, और वो पूरी की पूरी पहाड़ी जो थी वो ख़तरनाक घोषित कर दी गई। तो अंग्रेज़ों को लगा कि फिर अब कहीं और एक जगह चाहिए। तो उसके बाद 1897 में इसकी स्थापना करने का प्रयास किया गया, और ये ज़मीन चुनी गई गिवाली खेत। और इसके लिए आप लोगों को जानकर अच्छा लगेगा कि बगल में सेंट निकोलस चर्च है, नीचे रैमनी कॉन्वेंट है, इधर ऑल सेंट्स है। ऑल सेंट्स वॉज गर्ल्स नेशनल डायोसियन गर्ल्स स्कूल, और जो शेउट था वो नेशनल डायोसियन बॉयज़ स्कूल था। इन सब से ज़मीन ली गई, थोड़ी थोड़ी इनसे भी ली गई, और इन सब से ज़मीन लेने के बाद इसका काम शुरू हुआ। और जब इसको बना रहे थे तो इसके लिए स्टीवेंस जो इंजीनियर थे और आर्किटेक्ट थे, और इसके साथ इसमें आर्टेल, इन दोनों ने इसको बिल्डिंग को डिज़ाइन किया। और ये माना जाता है कि बकिंगम पैलेस की रेप्लिका है। तो जिन लोगों को बकिंगम पैलेस जाने का चांस नहीं मिला, वो अपनी इच्छा यहाँ आके पूरी कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ जा सकते हैं। और पहले यहाँ कैनोपीज़ भी थी, बाद में हटा दी गई। तो जब ये बनाया गया तो इसके लिए काफ़ी प्लानिंग की गई, और काफ़ी इसको रखा गया। इसमें 18 होल का गोल्फ कोर्स भी है, जो आपको पता होगा। साथ में इसमें जो नल थे पीतल के और लोहे के, साथ में जो इसमें ग्लासेस थे, टाइल्स थी, वो इंग्लैंड से मंगाई गई उस वक्त। उसके साथ साथ जो यहाँ अंदर पेड़ लगे हुए हैं, वो भी यूरोप से मंगाए गए।
अंदर, क्योंकि उसको बिल्कुल वही शेप देना था जो, या वही फील लाना था कि जो कि इंग्लैंड में उन लोगों को मिलता था। और वो उसको लोग इंग्लैंड की इक्विवेलेंट मानते थे। यहाँ की जो सफाई का स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल लंदन से किसी भी कीमत पे 1% भी कम नहीं था। तो जब इसको बनाया गया तो इसके लिए डिज़ाइनर बुलाए गए। तो इसके लिए 2 डिज़ाइनर्स आए, एक लेज़र एंड कंपनी आई कलकत्ता से और दूसरी मैपल एंड कंपनी आई इंग्लैंड से। उन लोगों ने इसको अंदर से इसके इंटीरियर्स को उन्होंने बनाया। फिर 1900 में जब बिल्डिंग बनती है तो जो पहले थे एंटनी मैकडोनाल्ड, उनको यहाँ पहले रहने का मौका मिलता है। तो ये थी राजभवन की कहानी। अब चलते हैं। तो आपको पता है कि मानव सभ्यता पूरी दुनिया में फैलती है और उस दुनिया में का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है भारत। और भारत के भी कई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि प्रारंभिक सभ्यता में मिलने लगती है। तो इसी सिविलाइजेशन के क्रम में उत्तराखंड में भी हमें स्टोन एज से ही हमें यहाँ पर सोर्सेज मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। और उसमें जब यहाँ देखा गया तो हमें जो इसमें पैलियोलिथिक एज है, यानी कि जो पूरा पाषाण काल है, तो अपर, लोअर और मिडिल 3 पैलियोलिथिक पीरियड्स हैं। तो उनके बारे में हमें यहाँ पर एविडेंसेस मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। और जो प्रारंभिक मानव था उसके हमें छोटे छोटे औजार मिलने शुरू होते हैं। कभी आपको अगर भीमताल जाने का मौका मिले तो वहाँ पर एक लोक संग्रहालय है पद्म श्री यशोधर मठपाल जी का। तो वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि जो अर्ली ह्यूमन है उसके इक्विपमेंट्स वहाँ पर रखे हैं, टूल्स वहाँ पर रखे गए हैं। तो जो अर्ली सिविलाइजेशन है, जो स्टोन एज जिसकी हम बात करते हैं, तो स्टोन एज के तीनों फेजेस हमें उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। जो उसके बाद जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है, तो उसके जो हमें हैमर मिलते हैं, जो एक्स मिलते हैं, वुड लकड़ी और पत्थर लगा के जो उनके क्लीवर्स मिलते हैं, तो वो सारी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। हालांकि अगर इसकी कंपैरिजन हम और साइट से करें तो उत्तराखंड की साइट्स को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली कभी। हाँ। उनका इतना नाम नहीं हुआ। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्योंकि जो अर्ली ह्यूमन था वो केव्स में रहता था, तो हमें केव पेंटिंग भी देखने को मिलती। तो कभी आप जब अल्मोड़ा की तरफ जाएं तो अल्मोड़ा आप चितई मंदिर सब जाते होंगे, तो चितई मंदिर से थोड़ा सा आगे एक लखुडियार है, सुना है नाम आप लोगों ने? तो लखुडियार में केव पेंटिंग्स है। जो अर्ली ह्यूमन है उसकी केव पेंटिंग्स वहाँ देखने को मिलती है। और वहाँ पर एक 34 लोगों का एक सेट मिला है, जिसमें 28 लोग एक जगह खड़े हैं और 6 लोग जो है वो शिकार करने जा रहे हैं। तो ये वो दिखाता है कि किस तरह से जो आदमी है, जो प्रारंभिक मनुष्य था, वो किस तरह से समूहों में रहता था, ग्रुप्स में वो रहता था और ग्रुप्स में रह कर के वो अपना जीवन व्यतीत करता था। तो उस एरिया में काफ़ी इस तरह की केव्स मिली हैं और पेंटिंग्स मिली हैं। लोहीथाप में, फल सीमा में, उसके साथ साथ गढ़वाल में गोरखा उडियार है। तो यहाँ उत्तराखंड के इन क्षेत्रों से हमें प्रारंभिक मानव के मूवमेंट के चिन्ह मिलने लगते हैं। और उनके चिन्ह जो है आज भी वो उन पाषाण शिलाओं में जीवित है। के बाद फिर मेटल एज आ जाती है। और मेटल एज में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर से कॉपर और आयरन मिलता है, बीच में कभी ब्रॉन्ज भी मिल जाता है। और इसके भी हमें कई जो ह्यूमन फिगरीन्स हैं या मानवाकृतियाँ हैं वो भी मिली हैं। हमें बनकोट में मिली हैं, पिथौरागढ़ के पास मिली, नैनी पाटन में। इतने सुदूर क्षेत्रों में कॉपर की मानवाकृतियाँ मिली। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि इतने दूर के क्षेत्र जो आज भी हमें लगता है कि हमारे को जाना इतना कठिन है, लेकिन तब भी वहाँ पर मानव सभ्यता जो थी वो पनप रही थी, आगे बढ़ रही थी। तो इसके बाद फिर न्यूलिथिक एज में जब हम मेटल एज की बात करते हैं, नवपाषाण काल आ जाता है। और नवपाषाण काल के बाद फिर जो है हम यहाँ पर देखते हैं फिर मेगालिथ समय मिलने लगते हैं, महापाषाण संस्कृति भी आ जाती है, जिसमें हमें कप मार्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आप देखते हैं चट्टानों में छोटे छोटे छेद किए गए, तो कप मार्क्स भी हमें मिलते हैं। उसके साथ साथ हमें मैनहीर्स भी मिलने लगते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर के जो पीसेस हैं वो बरियल्स के किनारे रख दिए जाते हैं। और बरियल्स के क्रम में फिर हमें जैसे हमें मलारी से मिली है, तो वहाँ एक सोने का मुकुट भी मिला है।
ना। और उसमें उनके बर्तन मिलते हैं जो यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में था उसी तरह से यहाँ भी हमें कई बरियल साइट्स भी मिलती हैं, जो कि ये दिखाती है कि उत्तराखंड में मानव सभ्यता जैसे बाकी देश में हो रही थी उसी के क्रम में यहाँ भी। पहले क्या था कि नैनीताल में जब जिसको बंगला बनाना था उसको 7 एकड़ की ज़मीन लेनी पड़ती थी, और उस 7 एकड़ की ज़मीन में जब बनाता था तो उसको ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जो अपने उसके बरकंदाज थे, अपने खिदमतगार थे या अपने बावर्ची थे, अपने उनके लिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ती थी। इनफैक्ट जो घर का जो या जो बारिश का पानी होता था वो भी जो कॉमन ड्रेन होती थी उसके तक जाने के लिए पत्थर की नाली बनाना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो 7 एकड़ ज़मीन और इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा एरिया बनाना ये आम आदमी मतलब नॉर्मल के बस की बात नहीं थी। तो जिनका सपना था रहना, या तो वो किराए में रह सकते थे या फिर वो खुद बना लें। उसके बाद इसको रिड्यूस किया गया 4 एकड़ में, कि 7 एकड़ बहुत ज़्यादा हो जा रहा, 4 एकड़ में कर दें। 4 एकड़ में उसके बाद 4 एकड़ की ज़मीन दी गई, और 4 एकड़ की ज़मीन देने के बाद फिर एक बार हुआ कि 4 एकड़ ही बहुत है, अब लोग काफ़ी बस रहे नैनीताल में, काफ़ी पॉपुलेशन बन रही है, तो उसका 2 एकड़ कर दिया जाए। तो वो रिफ्यूज़ कर दिया गया कि नहीं, क्योंकि नैनीताल को इस तरह से बसाना है, इस तरह से बनाना है जैसे कि इंग्लैंड है, लंदन है, वैसे ही इसको हम बसाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, इसमें छोटी ज़मीन देंगे नहीं किसी को। तो 4 एकड़ में बनाइए आप, है ना। नैनीताल के अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उस संदर्भ में हर्मिटेज बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग हो जाती है। कैप्टन डब्ल्यू बैरन ने उस बिल्डिंग को बनाया था 1860 के बाद वो बिल्डिंग बनती है, और 1887-88 के अराउंड क्या हुआ कि नैनीताल में मिस्टर जे हन्नान थे, उनके उसमें ये था कि यहाँ पर एक रोपवे बनाई जाए। तो चूँकि यहाँ बलिया नाला और बाकी क्षेत्र में टूटापाड़ वाले क्षेत्र में लगातार लैंडस्लाइड्स आ रहे थे, तो ये हुआ कि यहाँ पर ये सेफ़ नहीं है जगह, तो इसलिए कोई और रास्ता ढूंढा जाए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से हम स्लीपी हॉलो से खुरपा ताल, और खुरपा ताल से फिर नीचे कालाडूंगी, वहाँ एक रोपवे बनाई जाए। तो वो था कि दार्जिलिंग में रोपवे बन चुकी थी, तो दार्जिलिंग पैटर्न पे यहाँ भी रोपवे बननी थी। तो उसके लिए कहा गया कि मिस्टर हन्नान ने कहा कि मैं 9,000 रुपये में बना दूँगा। तो ये फाइनल हुआ कि मिस्टर हन्नान को ही ठेका दे दिया जाए और 10,000 रुपये में ये रोपवे बनाई जाए। तो जब सारा काम उसका हो गया तो जो अपने कर्नल डब्ल्यू बैरन थे और जो कुंवर रंजीत सिंह थे, अपने लैंगडेल मैनर वाले ना, जो लैंगडेल स्टेट थी, तो उन लोगों ने आपत्ति व्यक्त की कि क्योंकि ये ऊपर से आएगी, और बैरन साहब का ये दुख था कि अभी मेरे को 2-3 साल ही हुए हैं 2 मंजिला बनाए हुए, और मेरे एरिया के सामने से जब ये रोपवे गुजरेगी तो मेरी प्राइवेसी को डैमेज करेगी, तो मेरी निजता का उल्लंघन होगा। तो ये बात दोनों लोगों ने, कुंवर रंजीत सिंह साहब ने और कर्नल डब्ल्यू बैरन ने ये बात रखी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के वहाँ गई, और उनको लगा कि सोचिए मतलब तब के लोगों का सोच का तरीका कि भाई नहीं, इससे इनकी निजता बाधित होती है, इसलिए प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया। खैर हम लोग उत्तराखंड के इतिहास में थे जी, और हम लोग बात कर रहे थे, फिर मैंने आपसे मोनोलिथ्स की बात की। तो उसके बाद हमें यहाँ से जो सोर्सेज हैं उत्तराखंड के, हमें उन सोर्सेज की भी हम बात कर लेते हैं। तो हमें कई लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं, जिसमें कि हमको संस्कृत साहित्य मिलता है, जैन साहित्य मिलता है, बौद्ध साहित्य मिलता है, साथ में हमें ग्रीक अकाउंट्स भी मिलते हैं। जो ग्रीक से यहाँ पर यूनानी जो लोग आए थे, जो सिकंदर के साथ यहाँ पर आए थे, अलेक्जेंडर के साथ, तो उनका भी हमें लिटरेचर मिलता है। उसके अलावा फिर हमें उसके बाद उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए फिर हमें जो सल्तनत कालीन जो लोग हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके भी हमें अकाउंट्स मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। और कुड़िंद जो हैं उनके हमें सिक्के मिलते हैं, अमोघूती टाइप के सिक्के, और छत्रेश्वर प्रकार के जो उनके सिक्के हैं, जो चांदी और तांबे के हैं, उनसे हमको उनके इतिहास के बारे में पता चलता है, और इनको आप मौर्य काल के समकालीन इनको मान सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो है पौरव वर्मन उनको कहते हैं, क्योंकि जो राजा हैं इनके बारे में जो हमें सोर्सेज मिलते हैं, 5 राजाओं के हमें नाम मिलते हैं। और अल्मोड़ा के पास एक जगह है तालेश्वर, तो तालेश्वर से हमें कॉपर ग्रांट थ्योरी यहाँ पर वंश प्रारंभ हो जाता है।
और कतीरी वंश की बहुत सी इमारतें अभी भी आप यहाँ पर मतलब जो मंदिर हैं बेसिकली वो उनके बनाए हुए मंदिर हैं। और कतीरियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे एरिया को एक बनाने में। और कतीरियों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी एक तरीके से सेम सिस्टम को फॉलो किया गया। और कतीरी के बाद से यहाँ पर चंद राज आए थे और चंद जो 14वीं सेंचुरी के बाद से जो चंद राज्य यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है और जो कि गोरखा इन्वेजन तक चलता है। और 1804 में गढ़वाल में जहाँ पर परमार वंश की स्थापना थी, जहाँ पर अजय पाल ने गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना की थी। तो उसके बाद 1804 में कुलबड़ा के युद्ध के बाद फिर नेपलिस गढ़वाल में भी पहुँच जाते हैं। उसके बाद फिर मैं सगौली की संधि के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। सगौली की संधि के बाद फिर ये सारा का सारा क्षेत्र ब्रिटिश क्षेत्र में आ जाता है और टिहरी रियासत को छोड़ करके ब्रिटिश गढ़वाल और ब्रिटिश कुमाऊँ जो था एक सेपरेट रीजन बन जाता है। नैनीताल में फिर यहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ जाती है। और 60-70s के बाद जब कश्मीर में थोड़ा इंसर्जेंसी बढ़ने लगती है तो उसका टूरिस्ट इनफ्लो यहाँ बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे जब यहाँ पर जो टूरिस्ट फ्लो आया तो लोगों को लगा कि इसमें बहुत संभावना है। फिर धीरे धीरे यहाँ होटल्स की संख्या बढ़ने लगी, जबकि शुरुआत में मेयो होटल, विक्टोरिया होटल, रॉयल होटल यहाँ प्रारंभ में थे। 3 होटल से शुरू हुआ, एल्फिंस्टन भी काफ़ी काफ़ी बाद में बना। खुद जिम कॉर्बेट की जो मदर थी मेरी जेन कॉर्बेट, वो खुद होटल किराए पे लेकर होटल इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्ट करी थी। जैसा कि अभी आप लोगों ने सर को सुना और काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे हमने गैदर की हैं जो कि अभी तक शायद हमारे पास तो नहीं थी। और हो सकता है कि जो भी हमारे व्यूअर्स यूट्यूब में भी इसको देखेंगे तो उन लोगों के पास भी इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन बहुत सी ऐसी होंगी जो उनके काम में आएंगी। और मैं सर का बहुत ज़्यादा अपना आभार प्रकट करता हूँ कि सर ने अपना इतना बहुमूल्य टाइम हमें दिया और हम लोगों को इतनी बढ़िया नॉलेज देने की कोशिश की। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि सर आगे भी हमारे साथ इसी तरीके से कनेक्ट होते रहेंगे। छोटा सा भेंट मतलब हम ऐसा कुछ दे नहीं सकते हैं सर को, लेकिन एक फिर भी एक छोटी सी की यादगार सर के पास रहे। और सर ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये एक्चुअली हमारे ही जो दूसरा ग्रुप है बुरास SSG उनने ही मेकिंग किया है और उनकी तरफ से आपकी एक छोटी सी थैंक यू फॉर दिस मोमेंटो एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि जो आपने अच्छा काम कर रहे हैं उसको आप कैरी करते रहें। थैंक यू।